अध्याय 259 नश्वर स्वर्ण देह। कबीर विल्सन भी लगभग हर दिन पत्थर के कमरे के अंदर साधना करते थे, लेकिन समय समय पर वह बाहर जाते और सभी के साथ बातचीत करते थे। उन्हें अपनी नींव मजबूत करने के लिए इस समय को समझना था। दक्षिणी बंजर भूमि में उनकी शक्ति तेजी से आगे बढ़ी थी, लेकिन जल्दबाजी से बर्बादी होती है और बहुत तेजी से जाना हमेशा अच्छा नहीं होता। अनजाने में समय बीत गया और सब कुछ बहुत शांत रहा। गहराई से ठंडी हवा की कभी कभार लहरें चलती थीं, लेकिन बाकी सब वैसे ही थे जैसे वे अतीत में थे। जो संतरी थे वे आज भी सामान्य रूप से गश्त कर रहे थे और जो साधना कर रहे थे वे सामान्य रूप से साधना कर रहे थे। हालांकि एक विचित्र आभा के अचानक आगमन से हर कोई परेशान हो गया। जल्दी से देखो, पहाड़ी की चोटी पर मौजूद संतरी में से एक चिल्लाया। गुफाओं से बाहर आए कुछ शिष्य जल्दी से एक विशाल पर्वत की ओर देखने लगे। दक्षिणी बंजर भूमि वर्तमान में एक विशाल पर्वत से घिरी हुई थी, जो आसमान को छेदती हुई लग रही थी। यहां तक कि कबीर विल्सन भी उड़कर इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते थे। हालांकि इस समय वह विशाल पर्वत धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। 2 महीने बीत चुके हैं, अमृत गुप्ता ने उत्साह में चिल्लाया। वह इस जगह पर रहकर लगभग पागल हो गया था, अब वह आखिरकार जा सकता था। विशाल पर्वत गायब हो गया और वह खड्ड जिसके माध्यम से वे प्रवेश किए थे, वह एक बार फिर से दिखाई दिया। हर कोई उत्तेजित हो गया और खुशी से झूम उठा। आखिरकार हम इस भयानक जगह को छोड़ सकते हैं। प्रेम बजाज हंसा और सीधे नीचे कूद गया। इस समय हर कोई इकट्ठा हो गया और अभी भी बहुत सतर्क था। यह एक आदत थी जो उन्होंने इन दिनों विकसित की थी। दक्षिणी बंजर भूमि में प्रवेश करने वाले सभी ने एक महान प्रगति की थी, खासकर अपने युद्ध के अनुभव के संबंध में। अपने आसपास सतर्क रहते हुए हर कोई खड्ड की ओर चला। संप्रदाय के दिग्गजों से टकराव। खड्ड से आगे कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन खड्ड के प्रवेश द्वार के सामने 1 दर्जन से अधिक लोग थे। वे सभी चेनवू मेनलैंड के प्रमुख धार्मिक और शैतानी संप्रदायों के दिग्गज थे। इतने सारे लोगों को बाहर आते देख ये दिग्गज आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। हालांकि उन्होंने प्रवेश नहीं किया था, लेकिन उन्होंने इन दिनों बाहर रहने के दौरान अंदर से आने वाले उतार चढ़ाव को महसूस किया था। इसने उनके दिल को भी उछाल दिया था और कुछ तो डर से काम भी उठे थे। उन्हें विश्वास था कि इस तरह की पूर्व सूचना के साथ कोई भी बाहर नहीं आएगा। केवल 40 धार्मिक शिष्य बाहर आए थे। ये देखकर बीस्ट मार्शल संप्रदाय के एक वृद्ध व्यक्ति ने जल्दी से पूछा, हमारे शिष्य कहाँ हैं? क्या तुमने उन्हें देखा है? प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय के डीन ने भी पूछा, जल्दी बोलो, मेरे प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय के शिष्य बाहर क्यों नहीं आए हैं? उन दोनों के लहजे बहुत विनम्र नहीं थे और इससे कबीर विल्सन और अन्य को घृणा महसूस हुई। केवल कबीर विल्सन ने अस्वीकार करते हुए कहा, सब मर गए, उन्हें इस पिता ने मार डाला है। जैसे ही कबीर विल्सन के वे शब्द बाहर आए, वे दिग्गज सभी अत्यंत चौंक गए, यहां तक कि शैतानी संप्रदायों के डीन भी चकित थे। रूही ने माथे पर बल डालकर कबीर विल्सन को देखा और उसकी आंखों में दोष का भाव था। फिर भी इससे भी अधिक उसके चेहरे पर एक बहुत चिंतित अभिव्यक्ति थी। आयशा के लिए भी यही सच था। हालांकि वे दोनों काफी शांत थे, वे दोनों अत्यधिक चिंतित थे। तुमने क्या कहा? प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय के डीन ने पहले ही अपनी हथेली उठाना शुरू कर दिया था। जैसे ही वह थप्पड़ मारने वाले थे, जीत ने ठंडे ढंग से चिल्लाया, चंद्रशेखर, अगर तुमने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारे प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय को नष्ट कर दूंगा। बोलते समय जीत का पूरा शरीर सुनहरे आभा में चमक उठा। उनका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सोने से तराशा गया हो, और वह अंतहीन प्रभावशाली तरीका जिससे कबीर विल्सन और अन्य पर दबाव डाला गया था, उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। अन्य संप्रदायों के दिग्गजों के चेहरे पर सदमे का भाव था। उन्होंने सोने जैसे जीत को आश्चर्य से घूर कर देखा। उन शैतानी संप्रदाय के डीन का और भी घबराया हुआ रूप था। ये निर्वाण क्षेत्र के 7वें संकट को पार करके प्राप्त की गई नश्वर स्वर्ण देह है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि चरम मार्शल संप्रदाय के डीन इतने मजबूत होंगे, वह पहले ही इस स्तर पर पहुंच चुके हैं, सिमी ने विस्मय में कहा। प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय के डीन चंद्रशेखर ने तुरंत अपनी बांह वापस ले ली। वह जानता था कि वह जीतन का मुकाबला नहीं कर सकता। जीतन का वादा और उसके परिणाम। जीतन अपने मूल रूप में लौट आए और ठंडे ढंग से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर तुम्हारे संप्रदाय के शिष्यों ने कबीर विल्सन पर हाथ उठाने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारे संप्रदाय को नष्ट कर दूंगा। क्या तुम अभी भी पूछना चाहते हो कि क्या हुआ? हालांकि चंद्रशेखर के दिल में आग भरी हुई थी, उन्होंने अपना तर्क नहीं खोया था। वह जानता था कि इसके पीछे कुछ कारण होना चाहिए। सबसे अधिक संभावना है कि उनके प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय के शिष्यों ने पहली चाल चली। अगर वह पूछना जारी रखते, तो कबीर विल्सन निश्चित रूप से घोषणा करेंगे कि प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय और बीस्ट मार्शल संप्रदाय के शिष्यों ने पहली चाल चली थी।
तब जीत निश्चित रूप से अपना वादा पूरा करने के लिए प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय और बीस्ट मार्शल संप्रदाय का सफाया करने चले जाएंगे। जब उन्हें जीत की वास्तविक शक्ति के बारे में पता चला तो वे सभी अत्यधिक डर गए। चरम मार्शल संप्रदाय के एल्डर आंगन का तो जिक्र ही नहीं, जीत अकेले ही उनका सफाया कर सकते थे। चंद्रशेखर और बीस्ट मार्शल संप्रदाय के एल्डर ने तुरंत मुड़कर उड़ गए। वे नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके संप्रदायों का सफाया हो। बहुत घमंड मत करो, हमारे लोग अभी भी बाहर नहीं आए हैं, एक शैतानी संप्रदाय के दिग्गज ने कहा। कुल 5 शैतानी संप्रदाय थे, इसलिए यहाँ उनमें से 5 थे। वे सभी अपने दिलों में अत्यंत संदेहास्पद थे, उनकी योजनाओं के अनुसार और अंदर बिछाए गए घात के साथ धार्मिक संप्रदायों के शिष्यों में से एक भी बाहर नहीं आना चाहिए था। साथ ही उनके शिष्यों को वेदी खोलनी चाहिए थी और देवता के डोमेन के देवता के साथ बातचीत करनी चाहिए थी। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, वे सभी मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। कबीर विल्सन ने अचानक 10 या इतने सिर निकाले और उन्हें जमीन पर फेंक दिया। उनका स्वर अचानक ठंडा हो गया जब उन्होंने अंदर षड्यंत्र की गई बातों और शैतानी मार्ग के शिष्यों की धरती को हिला देने वाली साजिश का बखान करना शुरू कर दिया। अन्य शिष्यों ने भी कबीर विल्सन द्वारा कही गई बातों को सच साबित करने के लिए एक एक करके सिर हिलाया। उन धार्मिक दिग्गजों ने जितना अधिक सुना, उनके रंग उतने ही बदसूरत और ठंडे होते गए। अगर यह योजना सफल हो जाती तो परिणाम अकल्पनीय होते। वह महान विपत्ति अभी तक नहीं आई थी। अगर ऐसा होता तो चेनबू मेनलैंड शायद मानव संसार में एक जीवित नरक में बदल गया होता। क्या तुम्हारे पास कहने के लिए और कुछ है? जीत का रंग बदसूरत हो गया। अन्य डीन के लिए भी यही सच था, क्योंकि वे शैतानी मार्ग संप्रदाय के बारे में गलत थे और लगभग अपने ही संप्रदाय के शिष्यों को मार डाला था। इन शैतानी संप्रदाय के डीन से बदबू से भरा काला धुआं अचानक फूट पड़ा। यह जहरीला है, आयशा ने जल्दी से चिल्लाया। उन्होंने हल्के से अपनी जेड जैसी हथेली को झाड़ा और एक तूफान फूंका, साथ में एक जड़ी बूटी की सुगंध भी थी जो सभी की नाक के अंदर चली गई। वे लोग भाग रहे हैं। किस ऑफ द जेड ड्रैगन पहले ही रूही के हाथों में कसकर पकड़ लिया गया था। जीत ने ठंडी सांस ली इससे पहले कि उनका शरीर सुनहरी रोशनी में ढंक गया और वह गायब हो गए। मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा। कबीर विल्सन और पिल अरोमा पैराडाइस। कबीर विल्सन ने आयशा पर एक नज़र डाली। उन्होंने पाया कि इस प्यारी आकर्षक महिला की शक्ति काफी अद्भुत थी। कम से कम वह भी निर्वाण क्षेत्र में थी, अन्यथा वह एक पल पहले इतनी शांत नहीं होती। किसी को पता होना चाहिए कि वह प्रमुख शैतानी मार्ग संप्रदायों के कई दिग्गजों का सामना कर रही थी। जब इन दिग्गजों को पता चला कि कबीर विल्सन ने ज्वार को बदल दिया था और शैतानी मार्ग की योजना को बर्बाद कर दिया था, तो वे सभी अत्यंत आश्चर्यचकित थे। कबीर विल्सन ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया था, उन्होंने पूरे चेनबू मेनलैंड को बचाया था। अंत में इस मामले को जनता के लिए ढीला नहीं छोड़ा जा सकता, कहीं ऐसा न हो कि अंदर की शक्ति को बुरी नियत वाले किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित कर लिया जाए। जीत ने कहा। आयशा ने अपना सिर हिलाया और कबीर विल्सन के बगल में आ गईं। अपने कोमल और मुलायम सुंदर हाथों से उन्होंने कबीर विल्सन के सुंदर गाल को छुआ और आकर्षक ढंग से मुस्कुराईं। तुम ही कारण हो कि हमारे पिल अरोमा पैराडाइस के शिष्य बच सके, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दे सकती हूँ। आयशा की ऐसी हरकत देखकर रूही, क्यारा लुइस, इप्शिता बाजवा अचानक अपने दिलों में कोमलता से थूक पड़ी। ऐसा ही हो, मैं तुम्हें 1000 ट्रू एलिमेंटल गोलियां दूंगी। आयशा ने कोमलता से मुस्कुराई और फिर कबीर विल्सन को एक भंडारण थैली सौंपी। कबीर विल्सन ने भंडारण थैली ली, एक गंभीर नजर के साथ कहा, सीनियर, कृपया ध्यान दें कि मेरी एक पत्नी है, और दूसरे नोट पर, कृपया मुझ पर इतनी आकस्मिक रूप से ऐसी अस्पष्ट चाल न चलें, ताकि गुमराह न हो। कबीर विल्सन को इस तरह बोलते हुए सुनकर सभी अचानक स्तब्ध रह गए। इस बीच रूही और आयशा दोनों ने अपने दिलों में कबीर विल्सन को कोसा। वह वास्तव में इतना बेशर्म हो सकता था। वे पहले भी कबीर विल्सन द्वारा छेड़ी जा चुकी थीं, खासकर रूही, कबीर विल्सन द्वारा उन्हें सस्ते में फायदा उठाया गया था। क्यारा लुइस बस एक हल्की हंसी हंस पड़ी। आयशा ने हल्के से नाराजगी व्यक्त की, अगर यहाँ इतने सारे लोग नहीं होते, तो वह निश्चित रूप से कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के साथ जवाब देती। अध्याय 260, दिग्गजों के पुरस्कार। आयशा की उदारता को लेकर हर कोई काफी सदमे में था। 1000 ट्रू एलिमेंटल गोलियां, जिनकी कीमत 5 मिलियन क्रिस्टल पत्थर थी। इसने उन शिष्यों को चुपके से अपनी लार निगलने पर मजबूर कर दिया। कबीर विल्सन ने भी आयशा को धन्यवाद नहीं दिया, उनके काफी अच्छे संबंध थे इसलिए आयशा ने कुछ नहीं कहा। पिल अरोमा पैराडाइस वास्तव में दयालु है। कबीर विल्सन ने अन्य संप्रदायों के दिग्गजों पर तिरस्कारपूर्ण नजर डाली, उनकी आंखों का भाव उन डीन को बता रहा था कि तुम सब कंजूस हो, दूसरा व्यक्ति एक महिला है और इतनी उदार है।
केवल कबीर विल्सन, इस तरह का व्यक्ति जो पूरे दिन जीतन और अन्य को छोटे मार्शल भतीजे कहकर बुलाता रहता था, इतने सारे दिग्गजों के सामने कठोर हो सकता था। सीनियरों, कुछ देर पहले आप लोग पहले ही धन्यवाद दे चुके हैं। एक मौद्रिक इनाम कुछ भी नहीं है। मैं पहले ही पिल अरोमा पैराडाइज से 1000 ट्रू एलिमेंटल गोलियों से संतुष्ट हूँ। कबीर विल्सन ने कहा, उनका चेहरा एक अजीब मुस्कान से भरा हुआ था। यह एक प्रोफाउंड फायर क्रिस्टल है। तुम एक कीमियागर हो, ये तुम्हारी लपटों को और भी शुद्ध कर सकता है। मुझे लगता है कि तुम्हें इसके फायदे के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसे लो। रूही ने बोलने से पहले कोमलता से नाराजगी व्यक्त की, फिर उन्होंने अपने जेड जैसे हाथ उठाए क्योंकि उन्होंने कबीर विल्सन की ओर आग की लाल रोशनी में चमकता हुआ एक पत्थर फेंक दिया। कबीर विल्सन ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। वह स्पष्ट रूप से प्रोफाउंड फायर क्रिस्टल की भयानकता से अवगत थे। यह एक पृथ्वी स्तर की आत्मा जड़ी बूटी जितना ही कीमती था। अन्य दिग्गज एक बार फिर अत्यंत चौंक गए थे। रूही वास्तव में इस तरह की चीज कबीर विल्सन को उपहार देने को तैयार थी। किसी को पता होना चाहिए कि प्रोफाउंड फायर क्रिस्टल का मूल्य 1000 ट्रू एलिमेंटल गोलियों के बराबर था। यह इनाम दिव्य शस्त्र, स्वर्गीय साम्राज्य और आइसविंड घाटी दोनों की ओर से आता है। रूही ने एक और वाक्य जोड़ा इससे पहले कि उन्होंने एक और कोमल नाराजगी व्यक्त की। सफेद जैड कमल का बीज। हालांकि रूही की कोमल नाराजगी एक सामान्य प्रतिक्रिया लग रही थी, आयशा एक महिला थी और उनकी अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि उस छोटे से सुराग से रूही और कबीर विल्सन के बीच निश्चित रूप से संबंधों की एक और परत थी। कबीर विल्सन शरारती ढंग से हंसे जैसे ही उन्होंने प्रोफाउंड फायर क्रिस्टल प्राप्त किया। दो महिलाएं इतनी उदारता से इतने भारी पुरस्कार दे सकती थीं, जिससे उन पुरुष डीन के दिल चुपके से रोने लगे। ट्रू मार्शल संप्रदाय के अरमान ने कुछ नहीं कहा। अपने संप्रदाय के 4 शिष्यों के साथ वह बस मार्च करके चले गए, जिससे अन्य संप्रदाय के डीन और शिष्य चुपके से उनके प्रति तिरस्कार रखने लगे। कबीर विल्सन अरमान के मूड को समझ सकते थे। आखिरकार ट्रू मार्शल संप्रदाय के कई निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को उनके द्वारा कत्ल कर दिया गया था। अरमान कबीर विल्सन को कुछ भी देने से पहले खुद को मार डालेंगे। धन्यवाद कहना पहले से ही काफी अच्छा था। अब केवल लोट्स आइलैंड के कोमल और परिष्कृत दीन ही बचे थे। उन्हें सार्थक कहा जाता था। उन्होंने जीतन को देखकर मुस्कुराया, इससे पहले कि उन्होंने कहा, भाई जीतन, ऐसा शिष्य होने से जरूर सिरदर्द होता होगा। बोलते समय उन्होंने एक मुट्ठी के आकार की गेंद निकाली। ये देखकर आयशा ने अचानक एक कोमल चीख निकाली। सफेद जैड कमल का बीज। सफेद जैड कमल का बीज हेल स्पिरिट ग्रास के बराबर था। दोनों पवित्र जड़ी बूटियां थीं जो मृतकों को वापस जीवन में ला सकती थीं और किसी की हड्डियों और मांस को फिर से उगा सकती थीं। इसके अलावा ये हेल स्पिरिट ग्रास से भी दुर्लभ था। सार्थक द्वारा इसे कबीर विल्सन को सौंपने के बाद डीन ने चंद्रपाल पर एक नजर डाली। हालांकि यह केवल एक नज़र थी, फिर भी कबीर विल्सन ने उनकी आंखों के भीतर जटिल भाव को पकड़ा और उन्हें यकीन था कि लोट्स आइलैंड के मास्टर का चंद्रपाल के साथ कुछ संबंध था। भाई सार्थक वास्तव में उदार हैं, आपने अपने द्वीप की आत्मा भी निकाल ली। जीतन हंसे और कहा, यह एक दी गई बात है। अगर यह उसके लिए नहीं होता तो मेरे लोट्स आइलैंड के सभी शिष्य शायद मारे गए होते। इसके अलावा अब से हमें प्राचीन शैतानों के एक समूह के साथ लड़ना होगा। हमारा संप्रदाय निश्चित रूप से प्रभावित होगा। सार्थक हल्के से मुस्कुराए और कहा, जो मैं देखती हूँ, तुम्हें एक महिला द्वारा दबाए जाने का डर है। रूही हल्के से मुस्कुराई। वह कियारा लुइस और इप्शिता बाजवा के सामने आई और उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। स्वर्गीय हृदय ज्वाला। कबीर विल्सन ने जीतन पर एक नजर डाली, हंसे और कहा, डीन, मैं जानता हूं कि हमारे चरम मार्शल संप्रदाय में संसाधनों की कमी है, इसलिए आपको मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। जीत ने एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने चुपके से कबीर विल्सन को कोसना शुरू कर दिया। कुछ देर पहले जीत इन संप्रदायों के दिग्गजों को खुश होने वाले भाव से देख रहे थे, हालांकि अब यह उनकी बारी थी। हालांकि कबीर विल्सन ने ऐसा कहा, उन्होंने ये बहुत स्पष्ट कर दिया कि उन्हें कुछ चाहिए था। कबीर विल्सन ने उन दिग्गजों से बार बार खजाना मांगा था, जिससे अन्य शिष्य ठंडे पसीने से भीग गए। वे सभी डरे हुए थे कि कबीर विल्सन इन शक्तिशाली पुराने मकसदों को नाराज करेंगे और फिर उन्हें थप्पड़ मारकर मार दिया जाएगा। कबीर विल्सन जानते थे कि ये डीन सभी पुराने मकसद थे जो 10,000 वर्षों से अधिक समय से जीवित थे। उनके पास निश्चित रूप से कुछ प्रकार का खजाना था जिसे वे सौंप सकते थे। उन्होंने मासूम और निर्दोष दिखने की कोशिश करते हुए मुस्कुराते हुए जीतन को देखा। देखते ही देखते जीतन कबीर विल्सन को पीटने का इंतजार नहीं कर सके। जीतन को मुश्किल से ही झेलना पड़ा और एक छोटी काली बोतल निकाली। जैसे ही उन्होंने इसे बाहर निकाला, आसपास का तापमान अचानक बढ़ गया। कई लोग गर्मी में अचानक बदलाव से बहुत पसीना बहाने लगे। यह क्या है? कबीर विल्सन जानते थे कि यह निश्चित रूप से अद्भुत था।
मेरे निर्वाण क्षेत्र के छठे संकट के दौरान यह इकट्ठी की गई स्वर्गीय हृदय ज्वाला है, ये तुम्हारी लपटों के लिए सहायक होनी चाहिए। जीत ने कहा। रूही और सार्थक दोनों ने गहरी सांस ली। वे स्वर्गीय हृदय ज्वाला की भयानकता को जानते थे, लेकिन जीत के इसे एकत्रित करने में सक्षम होने की उम्मीद नहीं की थी। ये वास्तव में एक शीर्ष स्तरीय अजीब अनोखा खजाना था। सिमी और भूमिका ने भी कहा कि यह अच्छी चीज थी, इसलिए कबीर विल्सन ने अनिच्छा से इसे ले लिया। हालांकि केवल कबीर विल्सन को इन डीन से पुरस्कार प्राप्त हुए, उन अन्य शिष्यों को लगा कि ऐसा ही होना चाहिए। आखिरकार कबीर विल्सन उनके उद्धारकर्ता भी थे, उनके दिलों में कृतज्ञता के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ भी पाने के लिए आवाज नहीं उठाई। चरम मार्शल संप्रदाय में वापसी। सभी शिष्य अपने अपने डीन का अनुसरण करते हुए चले गए। जीत ने फिर से डिस्क जारी किया, कबीर विल्सन और अन्य को लेकर चल दिए। विदाई के दौरान कियारा लुइस और इप्शिता बाजवा दोनों ने कबीर विल्सन से जब भी उनके पास समय हो उन्हें आकर ढूंढने के लिए कहा। वे इतने लंबे समय तक कबीर विल्सन के साथ रहे थे कि वे अब के लिए संतुष्ट थे। इसने उन्हें अपने और कबीर विल्सन के बीच का अंतर देखने का मौका भी दिया। हम बच गए और अभी भी भाग्य आना बाकी है, हा हा। कबीर विल्सन हंसे और कहा। उन्होंने प्रेम बजाज के कंधे पर थपथपाया। वापस लौटने के बाद हम सभी किंग मार्शल आंगन के शिष्य होंगे, हम पहले बैच हैं। हर कोई तुरंत उत्तेजित हो गया। अमृत गुप्ता मुस्कुराया और कहा, हम भी कांस्य शिष्य और चांदी के योद्धा हैं, हालांकि हमने बहुत दुख भी सहा है। पहले उन 3 महीनों का विशेष प्रशिक्षण और फिर उस भयानक जगह में 2 महीनों का दुख। बहुत उत्तेजित मत हो, किंग मार्शल आंगन में हर 3 साल में एक मूल्यांकन होता है। जो अयोग्य होंगे उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। जीत ने थोड़े ऊपर उठे मुंह के साथ कहा। इससे हर कोई अपने दिलों में निराश हो गया। हालांकि चंद्रपाल, कुशल और रूपेश की इस समूह में सबसे खराब शक्ति थी। इसने उन्हें व्यापक रूप से सुधार करने का अवसर दिया। इसके अलावा उन्हें ढेरों लाभ मिलेंगे। कम से कम उनके पास 3 साल तक किंग मार्शल आंगन में रहने का अवसर था। जब तक वे इस अच्छे अवसर को पकड़ेंगे, उन्हें विश्वास था कि आने वाले 3 वर्षों में उन्होंने रहने के लिए पर्याप्त सुधार किया होगा। बहुत जल्द वे चरम मार्शल संप्रदाय में वापस आ गए। दक्षिणी बंजर भूमि में उनके समय के दौरान उनमें से कई को अपने संप्रदाय की बहुत याद आई थी। कम से कम यहाँ उन्हें हर सेकंड और मिनट डर में नहीं जीना पड़ता था। उन्हें हर जागते पल उन मानव शैतानों और शैतानी जानवरों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वापस लौटने के बाद उन 10 ने बिल्कुल वही काम किया, और वह था कुछ अच्छी नींद लेना। दक्षिणी बंजर भूमि में उन्हें अच्छी मात्रा या गुणवत्ता की नींद नहीं मिल सकती थी। चरम मार्शल संप्रदाय के उन सच्चे शिष्यों ने इन 10 को सुरक्षित रूप से वापस आते देखा। वे चुपके से अपने दिलों में ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि इन 10 को सभी बहुत समृद्ध पुरस्कार प्राप्त होंगे। अगर वे भी उस समय गए होते तो शायद अभी। हालांकि पछतावे के लिए कोई गोली नहीं थी। न केवल उन्होंने डीन और संप्रदाय के अन्य एल्डरों पर एक बुरा प्रभाव छोड़ा, बल्कि कबीर विल्सन और अन्य द्वारा उन्हें नीचा देखा गया। अध्याय 261 श्वेत जैड कमल बीज। कबीर विल्सन और अन्य कुछ दिनों तक आराम करने के बाद अचानक परम वीरगति संप्रदाय की सभा की घंटी सुनी। केवल सच्चे शिष्य ही नहीं, बल्कि सत्य वीरगति क्षेत्र से ऊपर के शिष्य भी एकत्र हुए। परम वीरगति संप्रदाय के रहस्यमय क्षेत्र के अंदर एक बड़े आंगन में 101 लोग इकट्ठा हुए। जीत ने पहले कबीर विल्सन और अन्य की बहादुरी की प्रशंसा की, फिर व्यक्तिगत रूप से उन्हें पुरस्कार दिए। ये सबसे रोमांचक पल भी था, खासकर अमृत गुप्ता के लिए। 10 लाख क्रिस्टल पत्थर, 500 सत्य मौलिक गोलियां, कांस्य शिष्य और चांदी योद्धा पदक, साथ ही बिना किसी मूल्यांकन के सीधे राजा वीरगति आंगन में प्रवेश। इसने कई देखने वाले शिष्यों को बहुत ईर्ष्यालु बना दिया। जीत ने भी जानबूझकर इन शिष्यों को बुलाया, निर्दयता से उन्हें ईर्ष्यालु बनाया और उन्हें पछतावा महसूस कराया। सभा समाप्त होने के बाद सिकंदर और जीत ने एक निजी कमरे में कबीर विल्सन के साथ दाखिल हुए। छोटे मार्शल अंकल, इस बार आपने मेरा दिल बहुत दुखाया। स्वर्गीय हृदय ज्वाला कुछ ऐसी थी जिसे मैंने बहुत लंबे समय से इकट्ठा किया था, जीत ने शिकायत करते हुए कहा। कबीर विल्सन ने होंठ सिकोड़ लिए और कहा, तुम निकम्मों का झुंड, तुम लगभग इन शैतान पद द्वारा धोखे में आ गए थे और हमें मौत के घाट भी भेज दिया था। अगर आपके मार्शल अंकल, मेरा नाजुक क्षण में सफलता नहीं होती, तो तुम इतनी आराम से यहाँ नहीं बैठ सकते थे। सिकंदर और जीत दोनों कुछ कह नहीं पाए। अगर कबीर विल्सन, ये सन की दक्षिणी बंजर भूमि में नहीं होता, तो शायद अब वे एक कड़वे अकेलेपन में डूब गए होते। दोनों इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ थे कि दक्षिणी बंजर भूमि में कई शक्तिशाली लोग सील थे। छोटे मार्शल अंकल, क्या आपने नहीं कहा था कि आपके पास फाउंडेशन बनाने वाली गोलियां हैं? क्या आप मुझे थोड़ी कम कीमत पर कुछ नहीं बेच सकते? जीत ने पूछा।
कबीर विल्सन ने मुंह फुलाया और फिर सिर ऊंचा कर लिया। एक क्रिस्टल पत्थर भी कम नहीं। एक के लिए 5 लाख खरीदना है या नहीं, मुझे परवाह नहीं है। परम वीरगति संप्रदाय के डीन, एक 7वीं विपत्ति निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार, एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास क्रिस्टल पत्थरों की कमी नहीं होने के बारे में कबीर विल्सन को कोई भय नहीं था। अगर जीत ऐसे व्यक्ति से मिलते तो वह मूल रूप से उसे कुछ बार निर्दयता से मारते। हालांकि अपने मार्शल भतीजे की पहचान को देखते हुए वह जानते थे कि कबीर विल्सन भी एक बहुत उचित कीमत दे रहे थे। अगर फाउंडेशन बनाने वाली गोलियों को नीलामी के लिए लिया जाता और अगर वह किसी जरूरतमंद व्यक्ति से मिलते तो इसे बहुत ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता था, सिर्फ आधा मिलियन क्रिस्टल पत्थर नहीं। जीतन और सिकंदर दोनों कुछ निःशब्द थे, लेकिन अब कोई अन्य रास्ता नहीं था। आपके पास कितनी है? सिकंदर ने पूछा। 40। तुम लोग उन सभी को एक बार में ही खरीद सकते हो, अन्यथा मैं उन्हें नहीं बेचूंगा, कबीर विल्सन हंसे और कहा। छोटे मार्शल अंकल, अमृत गुप्ता, वह मोटा व्यक्ति, मुझे डर है कि वह आपके जितना पापी नहीं है। भूल जाओ, हम उन्हें ले लेंगे, सिकंदर ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप क्रिस्टल पत्थर चाहते हैं या सत्य मौलिक गोलियां? जीत ने पूछा। सत्य मौलिक गोलियां, क्योंकि कुछ नीलामी घर केवल सत्य मौलिक गोलियां स्वीकार करते हैं। जब तक वह उनमें प्रवेश करेंगे, उन्हें जाकर सत्य मौलिक गोलियों के लिए विनिमय करना होगा और वह निश्चित रूप से बहुत परेशान करने वाला होगा। कुल 20 मिलियन क्रिस्टल पत्थरों का मूल्य और उन्हें सत्य मौलिक गोलियों के लिए विनिमय करने पर 4000 की राशि बनती है। इससे पहले गोली सौंदर्य ने भी एक सांस में कई सत्य मौलिक गोलियां निकाली थीं। आज जीत भी वैसे ही थे और यह स्पष्ट था कि इन धनकुबेरों के हाथ में सत्य मौलिक गोलियों की एक बड़ी मात्रा थी। हालांकि वे जानबूझकर दूसरों को कमी महसूस कराते थे, उन्हें केवल थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालकर गोलियों को बहुत लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता था, और इन 10,000 वर्ष पुराने धनकुबेरों ने इतने वर्षों तक निश्चित रूप से बहुत कुछ जमा कर लिया था। आखिर ये संप्रदाय के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन भी था। जब कबीर विल्सन परम गोली राजा आंगन में लौटे तो उन्हें गोली सौंदर्य नहीं मिली और उन्होंने ये भी पता चला कि उनके जड़ी बूटी उद्यान की किसी ने देखभाल नहीं की थी। इससे उन्हें कुछ संदेह महसूस हुआ। गोली सौंदर्य उनके जड़ी बूटी उद्यान की बहुत परवाह करते थे, हालांकि अब जब इसे अलग रख दिया गया था, हालांकि इससे वास्तव में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस यही था कि जड़ी बूटियों की वृद्धि बहुत धीमी हो जाएगी। कबीर विल्सन ने रोहिणी के दरवाजे पर दस्तक दी। रोहिणी वापस आने के बाद से बहुत मेहनती हो गई थी। कई बार कबीर विल्सन उसे खोजने गए, लेकिन वह हर समय रसायन पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और अब भी यही हाल था। रोहिणी, क्या तुमने गोली सौंदर्य को देखा है? कबीर विल्सन ने पूछा। नहीं, मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ, हालांकि उसने कहा था कि अगर मैं उसे नहीं ढूंढ सकती तो उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत संभावना है कि वह बंद द्वार प्रशिक्षण में चली गई हो, रोहिणी ने उत्तर दिया। इस समय उसका पूरा शरीर सुगंधित पसीने में भीगा हुआ था, उसके पतले कपड़ों को भिगो रहा था, उसके आकर्षक कोमल शरीर के साथ कसकर चिपका हुआ था। ये बहुत आंखों को आकर्षित करने वाला था। कबीर विल्सन समय समय पर उसके वक्ष पर झलक मारते थे, जिसका सामना एक हल्की थूक से हुआ क्योंकि उसने जल्दी से अपना वक्ष ढक लिया। मैं गोलियों को परिष्कृत करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी जड़ी बूटियों के एक सेट से 4 गोलियों को परिष्कृत कर पाऊंगी, फिर आपके हाथों से मैं सत्य मौलिक गोलियां कमा सकती हूँ। कबीर विल्सन हंसे और कहा, फिर अपने प्रयासों को बढ़ाओ, तुम्हारी शक्ति पहले से ही काफी अच्छी है, हालांकि अभी भी सुधार की गुंजाइश है। हमेशा खुद को रसायन में व्यस्त मत रखो, सुनिश्चित करो कि हर दूसरे पहलुओं में एकरूपता हो। रोहिणी ने अपना सिर हिलाया। कबीर विल्सन जड़ी बूटी उद्यान में लौटे और दक्षिणी बंजर भूमि में विलय हुए सुनहरी ड्रैगन लार को पानी में पतला कर दिया। इससे पहले जड़ी बूटी उद्यान में विभिन्न दुर्लभ जड़ी बूटियों और फूलों को पानी दिया। बहन सिमी, क्या आपको लगता है कि श्वेत जैद कमल फूल एक कमल में उगाया जा सकता है? कबीर विल्सन ने अचानक ये सोचा और उत्साह से पूछा। कोई अंदाजा नहीं, लेकिन तुम कोशिश कर सकते हो। हालांकि श्वेत जैद कमल पानी में उगाया जाता है, जो कमल द्वीप के समुद्र में है, सिमी ने कहा। कबीर विल्सन ने जल्दी से जड़ी बूटी उद्यान में एक छोटा तालाब मंगवाया और कहा, इसे कैसे सिंचित करें? ये भी उनका पहली बार जड़ी बूटियों को पानी देना था ताकि वे बढ़ें। सीधे पानी में डालना पर्याप्त नहीं था, ये सीधे पानी के साथ मिल जाएगा। बहुत आसान, बस अपने दिव्य बोध का उपयोग करके सुनहरी ड्रैगन लार को लपेटो और फिर उसे पानी में नियंत्रित करो। उसके बाद तुम्हें बस उसे श्वेत जैद कमल बीज में भरना होगा, सिमी ने कहा। कबीर विल्सन ने उस सफेद रोशनी में साहस कर रही मनका को पानी में रखा, इससे पहले सुनहरी ड्रैगन लार की एक छोटी बोतल निकाली। उसी समय उन्होंने इसे पानी में डाल दिया और अपने शक्तिशाली दिव्य बोध से इसे लपेट दिया।
सुनहरी ड्रैगन लार की बाहरी परत पर एक अदृश्य सफेद ढाल बनाया, इसे पानी से अलग कर दिया। इस तरह ये श्वेत जैड कमल बीज में रिस सकता था। अगर श्वेत जैड कमल बीज इसे अवशोषित कर सकता है, तो हम यह मान सकते हैं कि इसे लगाया जा सकता है। अगर आपके पास ये बहुत सारे थे, तो भविष्य में आपके लिए मरना बहुत मुश्किल होगा, सिमी ने कोमलता से हंसते हुए कहा। हालांकि यह पानी में था, कबीर विल्सन सुनहरी ड्रैगन लार की स्थिति को महसूस कर सकते थे, और वह ये भी देख सकते थे कि यह श्वेत जैड कमल बीज द्वारा अवशोषित हो रहा था। इससे वह बहुत उत्साहित हुए। नर्क आत्मा घास, हालांकि एक पवित्र उपचार जड़ी बूटी, फिर भी रोपण के लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि इसके लिए मृत्यु क्यूई की आवश्यकता थी, जबकि श्वेत जैड कमल बीज का प्रभाव नर्क आत्मा घास से कुछ बेहतर था, यह उल्लेख न करने के लिए कि इसे लगाया भी जा सकता था। इस तरह, भले ही उन्होंने अपनी सभी नर्क आत्मा घास पूरी तरह से उपयोग कर ली थी, फिर भी उन्हें पवित्र उपचार जड़ी बूटियों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। कबीर विल्सन के पास अब 100 फाउंडेशन बनाने वाली गोलियां भी थीं, लेकिन इस समय वह अभी भी नहीं जानते थे कि उनका उपयोग कैसे करें। उन्हें अभी तक पोषण के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिले थे, और प्रेम बजाज और अन्य ने पहले ही बहुत अधिक खा लिया था। अधिक खाने से अधिक नुकसान होगा, और इससे उनकी नींव भी अस्थिर हो जाएगी। जहां तक उनका सवाल था, अगर उन्होंने उन्हें लिया तो कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं था, और वे केवल बर्बाद होंगे। ऐसा लगता है कि मुझे बहन रूही को खोजने और उसे थोड़ा सा बेचने के लिए दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य जाना होगा। कबीर विल्सन ने सोचा कि वह रूही को निर्दयता से थोड़ा सा धोखा दे सकते हैं, और उन्होंने गुप्त रूप से सोचा कि यह शानदार है। वह न केवल रूही की तलाश करने की योजना बना रहे थे, वह गोली सुगंध स्वर्ग में भी जाने की योजना बना रहे थे। हालांकि वह पहले देखना चाहते थे कि श्वेत जैड कमल बीज को लगाया जा सकता है या नहीं। इस समय यह अभी भी निर्धारित नहीं किया जा सकता था। वर्तमान में वह ये भी सुनिश्चित नहीं थे कि श्वेत जैड कमल बीज में कोई गतिविधि कब होगी। इसके अलावा उन्होंने सुनहरी ड्रैगन लार का पर्याप्त उपयोग किया था, और उनके पास अभी भी कुछ विलय हुई सुनहरी ड्रैगन लार बची हुई थी। उन नीले गहन पेड़ों को देखते हुए कबीर विल्सन ने उन्हें पहले पकाने का फैसला किया। उन्हें इस समय फाउंडेशन बनाने वाली गोलियों की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा वह उन गोलियों की भी कमी महसूस कर रहे थे जो उन्हें अपनी खेती को थोड़ा तेजी से सुधारने की अनुमति दे सकें। उदाहरण के लिए, पंचतत्व सत्य मौलिक गोलियां। अब वह अभी भी सामग्री इकट्ठा कर रहे थे, और उन्हें पक्का यकीन था कि उन्हें सभी सामग्री इकट्ठा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। उस समय तक, जब तक उनके पास एक स्थिर नींव थी, वह तुरंत सुधार कर सकते थे। अध्याय 262 लापता प्रतिभा। परम वीरगति संप्रदाय के रहस्यमय क्षेत्र में स्थित राजा वीरगति आंगन। हालांकि यह छोटा था, फिर भी प्रेम बजाज और अन्य को निराशा महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत वे काफी उत्साहित थे। उनके विचार से इस राजा वीरगति आंगन में प्रवेश करना एक सम्मान था। कबीर विल्सन और अन्य 10 लोग सभी यहाँ इकट्ठे हुए थे। जैसे ही वह आया, उसने देखा कि प्रेम बजाज और अमृत गुप्ता अपनी छाती पर 2 छोटे पदक पहने हुए थे, जो एक कांस्य शिष्य और चांदी योद्धा होने का स्पष्ट प्रमाण था। कबीर विल्सन अपनी हंसी रोक नहीं पाए। ऐसा लगता है कि केवल तुम दोनों ही प्रशंसित हो सकते हो। जब उन्होंने दूसरों पर नजर डाली, तो उन्होंने पाया कि अन्य उनसे अलग थे। ये वह है जो हमने दक्षिणी बंजर भूमि में अपनी जान को दांव पर लगाने के बाद पाया है, और यह हमारा सम्मान है। प्रेम बजाज ने ऐसे जवाब दिया जैसे उन्हें कोई परवाह न हो, और अपनी छाती बाहर निकाल ली। अमृत गुप्ता ने भी गर्व से कहा, जब मेरे पास ये 2 पदक थे, तो रास्ते में दूसरों ने मेरी ओर अलग अलग भावों से देखा। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, जब तुम्हें सोने का ढाला हुआ पदक मिल जाए, तो फिर से दिखावा करना। एक नज़र में हर कोई जान जाएगा कि तुम लोग आलसी हो। अगर यह कोई ऐसा होता जिसने नियमित रूप से खेती की होती, तो वह इसे पहले ही फेंक चुका होता। प्रेम बजाज ने एक नाक से आवाज निकाली और कहा, क्या मैं इसे राजा वीरगति आंगन के पहले दिन नहीं पहन सकता? इस क्षण जीत ना गए। वह राजा वीरगति आंगन के मुख्य थे, और कबीर विल्सन और अन्य को अभी भी पता नहीं था कि इस आंगन के अंदर इतना विशेष क्या था। कबीर विल्सन की नज़रों में डीन द्वारा व्यक्तिगत रूप से उन्हें मार्शल कौशल सिखाना वास्तव में कुछ भी बड़ा नहीं था, लेकिन अन्य शिष्यों के लिए यह एक प्रकार का विशेष उपचार था। दक्षिणी बंजर भूमि जाने से पहले सभी को जीतन द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। अब उन्हें किसी भी औपचारिकता की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। यह ऐसा था जैसे एक जूनियर बस अपने बुजुर्ग का सामना कर रहा हो। वे आसानी से बात कर सकते थे और मुस्कुरा सकते थे। 3 महीने के विशेष प्रशिक्षण के दौरान हमारे बुजुर्ग आंगन ने तुम्हारी ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण किया है। अब मैं इस पहलू के अनुसार तुम्हारी खेती की व्यवस्था करूंगा, और तुम्हें मार्शल कौशल सिखाऊंगा, जीत ने कहा। सभी के दिल के अंदर अचानक उत्साह भर गया। इससे पहले 3 महीने का विशेष प्रशिक्षण उनके लिए दक्षिणी बंजर भूमि में जीवित रहने के लिए था,
और उस समय वे कम या ज्यादा चिंतित थे कि क्या वे वापस आ पाएंगे या नहीं। लेकिन अब वे कम से कम 3 साल के लिए राजा वीरगति आंगन में थे और वे जीतन से भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते थे। यहाँ 3 रसकार हैं और तुम्हारी रसायन को प्रभावित न करने के लिए मैंने तुम सभी के लिए एक बेहतर व्यवस्था की है। जीतन ने फिर कबीर विल्सन की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। कबीर विल्सन, तुम अब अन्य 9 लोगों की तुलना में बहुत मजबूत हो। मेरे पास भी बहुत अधिक समय नहीं है, इसलिए तुम्हें अपना समय बलिदान करना होगा। मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन नहीं दूंगा, बचाया गया समय अन्य शिष्यों पर खर्च किया जाएगा। कबीर विल्सन ने अपने कंधे उचकाए जैसे उनके चेहरे पर यह उनका काम नहीं था का भाव आ गया। उनके शिक्षक धीरन थे और प्राप्त विरासत पहले ही जीतन को भी ईर्ष्यालु बना सकती थी। इसके अलावा जीतन के पास वास्तव में उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए कुछ भी खास नहीं था। जीतन ने कुछ खेती के बारे में बात करना शुरू कर दिया, लेकिन कबीर विल्सन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। जम्हाई लेने के बाद वह तुरंत चले गए और इससे प्रेम बजाज और अन्य को कुछ दुख महसूस हुआ, क्योंकि कबीर विल्सन जीतन का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर पाए। कबीर विल्सन परम वीरगति संप्रदाय के रहस्यमय क्षेत्र से बाहर निकल गए। वह जानते थे कि भविष्य में उन्हें प्रेम बजाज और अन्य को पकड़ने का दुर्लभ ही मौका मिल पाएगा। थोड़ी देर पहले उन्होंने जीतन की कुछ योजनाओं के बारे में सुना था और अपने दिल में वो चुपके से हंस रहे थे, खासकर अमृत गुप्ता के लिए। अमृत गुप्ता का समय भारी रूप से निर्धारित था और यह निश्चित रूप से अत्यधिक कठिन होगा। हर दिन परम गोली राजा आंगन में रहने से उन्हें ऊब महसूस हो रही थी। वह एक एक करके मार्शल आंगन में घूमते रहे, फिर भी वह कोई अच्छी पौध खोजने में विफल रहे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से जाकर पंजीकरण कराओ, एक आदमी ने सड़क पर चल रहे लोगों के एक समूह पर चिल्लाया। किसके लिए पंजीकरण कराएं? एक आदमी ने कुछ उलझन में पूछा। क्या तुम नहीं जानते, 30 साल पहले लापता हुई 3 नाड़ियों वाली प्रतिभा लौट आई है। इसके अलावा उसने सत्य वीरगति क्षेत्र के 7वें स्तर तक उन्नति कर ली है। वह अब कुछ लोगों को शामिल करना चाहता है और कुछ अनुभव के लिए बाहर जाना चाहता है, लेकिन सबसे पहले उन लोगों को उसके मूल्यांकन से गुजरना होगा, उस आदमी ने जवाब दिया। लोगों का समूह सभी पुराना था और वे जानते थे कि वह लापता व्यक्ति कौन था। उनके वापस आने के बारे में सुनने के बाद वे अचानक खुश हो गए और जल्दी से उस आदमी के साथ चल दिए। 30 साल से लापता प्रतिभा। कबीर विल्सन ने अपनी ठोड़ी को रगड़ा क्योंकि वह भी जल्दी से पीछा कर रहे थे। वह देखना चाहते थे कि यह व्यक्ति कौन था। 3 नाड़ियां का मतलब था कि कोई 3 तरह की सत्य क्यूई की खेती कर सकता था। हालांकि इसके लिए एक बल्कि अच्छा मार्शल अभ्यास आवश्यक था और तभी इसकी खेती संभव होगी, अन्यथा उन्नति करना मुश्किल होगा। खेती की प्रक्रिया भी बहुत जटिल थी। उदाहरण के लिए कबीर विल्सन को लें, अगर वह अपनी सत्य क्यूई को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते थे, तो उनकी ताकत के बारे में अब और बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह आदमी वास्तव में परम वीरगति संप्रदाय के बाहर था। रास्ते में कबीर विल्सन ने भी बहुत सारे लोगों को देखा। खबर सुनने के बाद वे सभी जल्दी कर रहे थे, क्योंकि अगर वे चुन लिए जाते तो उन्हें बहुत सारी गोलियां मिलेंगी और वह बल्कि बहुत आकर्षक था। वरिष्ठ भाई, क्या आप भी जा रहे हैं? एक आदमी ने कबीर विल्सन को सभी के साथ चलते हुए देखकर तुरंत पूछा। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया और हंसे, मजाक में शामिल होने जा रहा हूं। आदमी ने जवाब दिया, तुम बेहतर होगा कि न जाओ। यह आदमी एल्डर रेन का शिष्य है। वह रेन परिवार का एक उच्च स्तरीय पालक पुत्र भी है। कबीर विल्सन चौंक गए। रेन परिवार बहुत पहले विस्थापित हो गया था और परम वीरगति प्रांत छोड़ दिया था। परम वीरगति संप्रदाय के उच्च स्तरीय लोगों को भी पता था कि रेन परिवार ने शैतान पथ के साथ सांठगांठ की थी। हालांकि कोई सबूत नहीं था, इसलिए वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। रेन परिवार ने परम वीरगति संप्रदाय के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया, इसलिए परम वीरगति संप्रदाय ने भी इसे अलग रख दिया। इसके अलावा रेन परिवार से परम वीरगति संप्रदाय में कोई महत्वपूर्ण लोग नहीं थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसे नाराज नहीं किया है। इसके अलावा रेन परिवार ने मेरे साथ कुछ चीजें की हैं, ये कौन नहीं जानता। मैंने वही किया जो एक सामान्य व्यक्ति ने किया होता। कबीर विल्सन ने होंठ सिकोड़ लिए और कहा। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने पहले ही उस आदमी के लिए कुछ तैयारी कर ली थी। इस बार वह उस आदमी की सीमा को भी देखना चाहते थे। 30 साल पहले वह आदमी वास्तव में एक प्रतिभा था, हालांकि वह शायद कबीर विल्सन से बेहतर नहीं था। लेकिन उस समय परम वीरगति संप्रदाय में हर कोई उसका नाम जानता था। लू जी, वह 30 साल से गायब है, वह कहाँ गया था? कबीर विल्सन अपने दिल में संदेह में थे, क्योंकि वह बल्कि धीरे चल रहे थे। उन्हें कुछ संदेह था कि रेन परिवार बहुत लंबे समय पहले से शैतान पथ संप्रदायों के साथ सांठगांठ कर रहा था। अगर ये लू जी इन शैतान पथ संप्रदायों के अंदर गया था और अब वह फिर से वापस आ गया है,
तो ये शैतान पथ संप्रदाय का एक षड्यंत्र हो सकता है। अगर वह कुछ पहले या बाद में वापस आया होता तो कबीर विल्सन को ऐसा संदेह नहीं होता, लेकिन अब वह दक्षिणी बंजर भूमि में शैतान पथ की योजना विफल होने के बाद आया है। कबीर विल्सन खुद को संदिग्ध होने से रोक नहीं पाए। सिमी ने अचानक कहा, तुम्हें सावधान रहना होगा, दक्षिणी बंजर भूमि में शैतान पथ संप्रदाय को भारी नुकसान हुआ है, और अगर वह आदमी, लू जी, वास्तव में शैतान पथ संप्रदाय से वापस आया है, तो मुझे डर है कि वह तुम्हारे लिए आया है। कबीर विल्सन ने निश्चित रूप से यह सोचा था, हालांकि ये परम वीरगति संप्रदाय की परिधि में था और कबीर विल्सन को भी चिंता करने की कोई बात नहीं थी। ये तीसरी मंजिल पर एक होटल के अंदर था। इस बार होटल के बाहर बहुत सारे लोग थे और वे सभी अपने साक्षात्कार के लिए लाइन में इंतजार कर रहे थे। अंदर से लोग बाहर आते रहे और उन सभी के चेहरे पर निराशा का भाव था। वास्तव में एक 7वें स्तर का सत्य वीरगति क्षेत्र मार्शल कलाकार है, उसके शरीर के अंदर की सत्य क्यूई क्रमशः अग्नि, बिजली और स्वर्ण है। 3 तरह के गुण, और वे भी बहुत शुद्ध हैं और हावी सत्य क्यूई है, रिनी ने अचानक निर्धारित किया। कबीर विल्सन अब सत्य वीरगति क्षेत्र के 5वें स्तर में थे। 3 नाड़ियों वाले मार्शल कलाकार के खिलाफ यह उल्लेख न करने के लिए, एक एकल नाड़ी के खिलाफ भी, वह जरूरी नहीं कि विजयी होंगे, लेकिन वह एक के खिलाफ भी बराबर रहने में सफल होंगे। हालांकि उनकी सत्य क्यूई बहुत समृद्ध थी, सत्य वीरगति क्षेत्र में उनका वर्तमान खेती स्तर अभी भी कम था। किसी को यह जानना चाहिए कि सत्य क्यूई जितनी अधिक एकत्र होगी, संपीड़न की डिग्री उतनी ही अधिक हो जाएगी। उसकी सत्य क्यूई का अवलोकन करने पर वह शैतान पथ से नहीं लगता है। हालांकि उसे वास्तव में शैतान पथ मार्शल अभ्यास जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी तरह ही तुम्हारी सत्य क्यूई भी शुद्ध के साथ साथ समृद्ध है, फिर भी तुम अभी भी शक्तिशाली शैतान तकनीकों का उपयोग कर सकते हो, भूमिका ने कहा। कबीर विल्सन ने होटल में कदम नहीं रखा, मुड़े और चले गए। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें सिकंदर को ढूंढना चाहिए, उसे इस लूजी पर ध्यान देने के लिए कहें। वह भी मुड़े ही थे, इससे पहले एक बल्कि सुस्त आवाज में गर्व की एक झलक आई, जब तुम आ गए हो तो जा क्यों रहे हो। भगवान जाने आवाज कहां से आई। ये बहुत जोर से नहीं थी, फिर भी सभी को ऐसा लगा जैसे यह उनके कानों के अंदर बज रही थी। ये लूजी की आवाज थी। 0